नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। सरकार के जो तीन ऑर्गन है, तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें हम लास्ट ऑर्गन पढ़ रहे हैं। लास्ट ऑर्गन में हम व्यवस्थापिका का जो अर्थ है, मीनिंग है कि व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी, व्यवस्थापिका सॉरी न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जुडिशरी का क्या महत्व है, रोल क्या है। देखो, ये जान लेने के बाद जब आपने जुडिशरी का महत्व जाना, तो उससे फंक्शंस ऑफ जुडिशरी भी इजीली समझ में आ जाता है। तो फंक्शंस ऑफ जुडिशरी के जो मुख्य कार्य हैं, यानी कि न्यायपालिका के जो मुख्य कार्य हैं, वो आपके सामने स्लाइड में ये है। न्यायपालिका के विभिन्न कार्य हैं। विभिन्न कार्यों को जान लेने के बाद हम न्यायपालिका के टॉपिक से संबंधित जो अन्य एस्पेक्ट्स है उनको हम जानेंगे। तो न्यायपालिका के कार्य देखो, तीनों बुक्स जो मैंने आपको राइटर्स के नाम बता रखे हैं, जो प्रशासनिक संस्थाओं पे है, सेकंड पेपर पे, फर्स्ट पेपर पर सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जो पेपर है आपका, प्रशासनिक संस्थाएं भारत में, प्रशासनिक संस्थाएं प्रोफेसर अशोक शर्मा, प्रशासनिक संस्थाएं डॉक्टर बीएल पड़िया भारत में, प्रशासनिक संस्थाएं डॉक्टर जोरावर सिंह राणावत, ये सभी जनरली जो ये मैं आपको स्लाइड में फंक्शंस बता रहा हूँ, यही कार्य बताते हैं। डिटेल से विस्तार से आपको बुक में मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि किसी भी देश की न्यायपालिका, वर्ल्ड के किसी भी देश की न्यायपालिका अपनी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और मांग के अनुसार, जो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसकी क्या प्रकृति है और मांग क्या है, उसके अनुसार विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। यानी कि न्यायपालिका का जो कार्य है वो उस देश की, पर्टिकुलर देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और मांग के अनुसार, जो मांगे होती है, जो इच्छाएं होती है, उनके अनुसार उनका पे डिपेंड करती है, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति पर डिपेंड करती है न्यायपालिका कार्य। मेनली आपको ये समझना है। या दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहूं तो विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत न्यायपालिका के कार्यों को, विभिन्न व्यवस्थाएं, अलग अलग देश में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कहीं मिलिट्री शासन है ना। तो विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत न्यायपालिका के कार्यों को उस देश के संविधान की प्रकृति, राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप, राजनीतिक सत्ता की संरचना और उसमें न्यायपालिका संगठन आदि अनेक कारण प्रभावित करते हैं। ये मुख्य कारण है। किसी भी देश की न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनको कौन कौन से तत्व, कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से आयाम हैं जो प्रभावित करते हैं, उस देश के संविधान की प्रकृति कैसी है, ये उस देश की न्यायपालिका के कार्यों को प्रभावित करेंगे। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप कैसा है, राजनीतिक सत्ता की संरचना कैसी है और उसमें न्यायपालिका का संगठन कैसा है, ये सारे जो 4-5 फैक्टर है ये न्यायपालिका कार्यों को प्रभावित करते हैं। संविधान का लचीला होना या अचल होना, कई संविधान लचीले होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था कहीं एकात्मक होती है, कहीं संघात्मक होती है ना। जैसे भारत में संघात्मक व्यवस्था है ना, तो राजनीतिक संविधान का स्वरूप लचीला है या अचल है। जैसे ब्रिटेन का संविधान बिल्कुल लचीला है और अमेरिका का संविधान कठोर है। संविधान का लचीला और कठोर होने का मतलब है कि उसमें संविधान में परिवर्तन करना कितना आसान है या जटिल है। उनका लोकतांत्रिक या सर्वाधिकारवादी होना, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को एक सीमा तक जो विभिन्न फैक्टर, जो विभिन्न आयाम है जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी है, वो प्रभावित करते हैं और निर्धारित करते हैं। ठीक है। फिर भी न्यायपालिका इन विभिन्न कारकों की उपस्थिति के बावजूद कुछ सामान्य कारकों का निष्पादन करते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि विभिन्न फैक्टर न्यायपालिका के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इनमें इन विभिन्न फैक्टर्स के बावजूद न्यायपालिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, पहला कार्य जो है कानूनों की व्याख्या करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, देखो कानूनों की व्याख्या करना। आपको चित्र पता है कि व्यवस्थापिका द्वारा जिन विधियों का निर्माण किया जाता है, विधियों का निर्माण करना, लॉ का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना कार्य है व्यवस्थापिका का। तो उन व्यवस्थापिका द्वारा जो विधियों का निर्माण किया जाता है, उनके अभिप्राय का स्पष्टीकरण कानूनों की व्याख्या के कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। उनका जो विधियां तो बनाएगी, उनका मेन अभिप्राय क्या है, तो इस संबंध में अगर भविष्य में स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है तो उन कानूनों की व्याख्या, उन विधियों का स्पष्टीकरण, ये उन कानूनों की व्याख्या करने का जो मुख्य कार्य है वो न्यायपालिका का मुख्य कार्य और न्यायपालिका का सर्वोपरि महत्व का कार्य है। कानूनों की भाषा अनेक बार विवादास्पद होती है, जिनके अर्थ के बारे में विभिन्न पक्षों में सहमति नहीं हो पाती है। ठीक है। इस प्रकार की परिस्थितियों में कानूनों की आधिकारिक व्याख्या का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अब आप समझ गए कि कानूनों की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका का कौन सा कार्य है। तो इस प्रकार
की परिस्थितियों में कानून के अधिकारी की व्याख्या का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अपने इस कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका कानून विषयक संदेहास्पद परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या कर उनके स्पष्टीकरण द्वारा कानून के क्षेत्र को व्यापक बना सकती है। ठीक है, मतलब उन जो संदेहास्पद परिस्थितियां हैं कानून के संबंध में, कोई अगर डाउट है तो उनकी निश्चित व्याख्या कर उनके स्पष्टीकरण द्वारा कानून के क्षेत्र को व्यापक बना सकते हैं कि जो व्याख्या न्यायपालिका कर देगी वही कानून है। इस प्रकार कानून का क्षेत्र भी व्यापक हो जाता है। ये न्यायपालिका का एक पहला कार्य है। उसी प्रकार अगला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों की रक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों की रक्षा। न्यायपालिका देश के लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षक मानी जाती है। देश के नागरिक है, जो देश के जो सामान्य लोग हैं, उनके नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है, दायित्व है। जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, और एक व्यक्ति होने के नाते संविधान ने एक अपने स्वतंत्रता के लिए जो हमें अधिकार दिए हैं, अगर कार्यपालिका द्वारा उनका हनन किया जाता है या किसी और संस्थान द्वारा हमारे नागरिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है न्यायपालिका का है। देश की सामान्य विधि द्वारा निसरत को भी नागरिक अधिकार को मिलता है, मतलब नागरिक अधिकार सबको मिलते हैं। नागरिक अधिकार जो है वो जैसे संविदा का अधिकार है, विवाह का अधिकार, ऐसे नागरिक अधिकार जिनके पालन कराने उनके रक्षा का उत्तरदायित्व न्यायपालिका वहन करती है। यानी कि मुख्य जो हमारे नागरिक अधिकार है उन नागरिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। जैसे विवाह करने का अधिकार, हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, विभिन्न प्रकार के अधिकार, हमारे अधिकार और उन अधिकारों की जो रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। इसी प्रकार अगला है अभियोगों का निर्णय, डिसीजंस ऑफ केसेस, अभियोगों का निर्णय। देखो, न्यायपालिका का जो मौलिक दायित्व है ना, वो कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करने का है। मेन दायित्व ये कि जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनको दंडित करने का दायित्व है न्यायपालिका का है। न्यायपालिका द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित विधियों की, जो व्यवस्थापिका ने जो विधि पारित करती है, कार्यपालिका ने जो कार्यान्वित कर रही है, उन विधियों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के विरुद्ध जो भी अभियोग प्रस्तुत किए जाते हैं, अभियोग का मतलब है केस, उनका निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत नागरिकों के पारस्परिक झगड़ों, अगर नागरिक आपस में झगड़ रहे हैं किसी मुद्दे पे, तो उन झगड़ों पर निर्णय देना न्यायपालिका का कार्य है। झगड़ों के कारण हुए अभियोगों का निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है। नागरिकों और सरकार के बीच उत्पन्न विवादों के बारे में, नागरिकों और कई बार सरकार के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन विवादों के बारे में न्यायपालिका में जो वाद प्रस्तुत होते हैं उनका निर्णय भी इसी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अभियोगों का निर्णय करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। इसी प्रकार अगला है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की संरक्षक। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, ये आपको अच्छी तरह समझ लेना है। देखो, सभी लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका उस देश में प्रवर्तित संविधान की संरक्षण मानी जाती है। सभी लोकतांत्रिक देशों में जो अपना संविधान अंगीकार करते हैं, वो जो स्वीकार कर लेते हैं लोकतांत्रिक देश, उस संविधान की रक्षा करने का जो मुख्य दायित्व है वो देश की न्यायपालिका पर होता है। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन की जो गार्जियन है वो न्यायपालिका मानी जाती है। तीनों अंगों में से सरकार के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका निकाय शासन संबंधी जो कार्य कर रहे हैं वे संविधान सम्मत है या नहीं। जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो हमारी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो भी शासन संबंधी कार्य कर रहे हैं वो संविधान के अनुकूल है या नहीं, संविधान में जो लिखा हुआ उसके अनुकूल है या उसके प्रतिकूल है, उनके कार्यों में संविधान की भावना और प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये देखना भारतीय न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में आता है। इस प्रकार संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका का दायित्व है। संघात्मक देशों में तो संविधान द्वारा ही, जैसे हमारा भारत संविधान संघात्मक देश है, फेडरल कंट्री है, तो केंद्र और उसकी इकाइयों की शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है। जैसे भारत सरकार और राज्य की इकाइयां हैं, राज्य सरकार, उनकी भी शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अतः न्यायपालिका इस तथ्य को भी आश्वस्त करती है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यों से शक्ति के विभाजन की इस योजना को कोई चुनौती न मिले। ठीक है ना। तो इस प्रकार विभिन्न सरकारों के मध्य कई बार संविधान में किसी बात को लिखी हुई प्रावधान को लेकर भी विवाद हो जाता है, तो उन सब के संदर्भ में मुख्य रूप से आपको समझना है कि संविधान की रक्षा करना संविधान के गार्जियन के रूप में न्यायपालिका मुख्य है और वे देखते हैं कि संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार संविधान की संरक्षक है न्यायपालिका। इसी संदर्भ में अगले और उसके कुछ कार्य हैं। ये मौलिक अधिकारों के रक्षक, देखो कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी न्यायपालिका है। आधुनिक विश्व के अधिकांश लोकतंत्री देशों में संविधानों के द्वारा देश के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन लोकतंत्री देशों में देश की न्यायपालिका संविधान द्वारा प्रदत्त इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। जो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को मिले हुए होते हैं
लोकतांत्रिक देशों में, तो देश की न्यायपालिका है वो संविधान द्वारा प्रदत्त इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि सरकार या सरकारी पदाधिकारी या कोई भी संस्था या किसी नागरिक द्वारा इन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, जिससे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में यदि सरकार द्वारा या सरकारी पदाधिकारी द्वारा या कोई भी संस्था या नागरिक, अगर हम किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो वह व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचती है, जिसके मौलिक अधिकारों को हनन किया जाता है, वो देश की न्यायपालिका में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, याचिका। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको चित्र पर है, भारत के संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार है। इसमें मौलिक, आपकी स्लाइड में टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इन मौलिक अधिकारों को अगर किसी सरकार या सरकारी पदाधिकारी द्वारा किसी संस्था द्वारा हनन किया जाता है तो उनके गार्जियन के रूप में न्यायपालिका मुख्य अपना दायित्व निभाती है उनकी रक्षा करने का। ठीक है ना। भारत में राज्य के उच्च न्यायालय, देखो भारत में जो स्ट्रक्चर है न्यायपालिका का इस प्रकार है। सबसे बड़े न्यायालय है भारत में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसको हम बोलते हैं। उनके नीचे स्टेट में होते हैं हाई कोर्ट्स, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो अगला एक चैन बनी हुई न्यायपालिका की। तो भारत में राज्य के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में इस प्रकार के मामलों की सीधी सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित अगर कोई याचिका लगाई जाती है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में लगाई जाएगी। ठीक है, तो वहां सीधी सुनवाई का अधिकार है। भारत का संविधान इन दोनों न्यायालयों को, उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनने का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है कि वही सुनेंगे सबसे पहले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नीचे के कोर्ट नहीं सुनेंगे। कोई भी पीड़ित नागरिक असाधारण उपचार के अंतर्गत इन न्यायालयों के समक्ष जो याचिका है, 5 प्रकार की याचिका हम आपको आगे ढंग से बताएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण के लिए जारी करने की प्रार्थना कर सकते हैं। रिट्स जो है इनमें क्या डिफरेंस, इनके क्या कार्य है, हम आगे आपको शॉर्ट बताएंगे। हैबियस कॉर्पस से ये जो को वारंटो है ना, मैंडेमस, सर्टोरियोरी, ये जो रिट्स है विभिन्न प्रकार की, तो इन विभिन्न रिट्स के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है न्यायपालिका। इसी प्रकार अगला कार्य है परामर्श संबंधी कार्य, एडवाइजरी। ये हम बोलेंगे एडवाइजरी फंक्शंस, परामर्श संबंधी कार्य। देखो अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि देश की कार्यपालिका किसी संवैधानिक या वैधानिक विषय पर किसी भ्रम की स्थिति में हो, अगर किसी देश की, देखो सभी देशों में व्यवस्था, हमारे यहाँ भारत में भी व्यवस्था है कि अगर देश की कार्यपालिका यानी कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद, भारत की कार्यपालिका वही है ना, तो उस कार्यपालिका किसी संवैधानिक या वैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल विषय पर किसी भ्रम की स्थिति में, किसका मतलब क्या है, तो न्यायपालिका से सलाह मांग सकते हैं। जैसे भारत के संविधान में व्यवस्था है कि किसी राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है राष्ट्रपति को कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा विषय उत्पन्न हुआ है, विधि का या तथ्य का, अथवा उसके उत्पन्न होने की संभावना है जो इस प्रकार का और ऐसे संवैधानिक महत्व का है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना अभिष्ट है, तो उस प्रश्न को उस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ सौंप सकेगा तथा न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसा कि उचित समझे राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिपादित कर सकेगा। यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है उसको यह अधिकार है कि केंद्र या राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। आपको समझना यह है कि भारत के राष्ट्रपति, विवाद हो उचित राज्य सरकारों के बीच या केंद्र सरकार के बीच या किसी और के बीच, तो हमारा जो संविधान का आर्टिकल है 143(1) उसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। वो तब भी राय मांग सकता है कि उनको लग रहा हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा विषय उत्पन्न हो गया है अथवा ऐसा उत्पन्न होने की संभावना भी है, तो या ऐसे संवैधानिक महत्व का है कोई प्रश्न जिस पर उच्चतम न्यायालय को राय देना जरूरी है कि लोग क्या कहता है। ऐसे मामलों में भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं और उच्चतम न्यायालय उसमें राय देंगे। अन्य अधिकार, इस प्रकार के अधिकार अन्य देशों में भी देखे जा सकते हैं, भारत में नहीं, अन्य इंग्लैंड में भी है। वैधानिक कानून प्रश्नों पर प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति से परामर्श लेती है। ठीक है ना। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि कार्यपालिका अगर यह समझती है किसी वैधानिक या किसी संवैधानिक महत्व के प्रश्न पर न्यायपालिका से परामर्श ले सकती है और परामर्श न्यायपालिका देती है। तो इस प्रकार परामर्श संबंधी कार्य भी न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। इसी प्रकार अगला कार्य संघीय व्यवस्था में विवादों का निर्णय करना। संघीय, आपको चित्र बता दिया गया है, संघीय व्यवस्था में विवादों का निर्णय करना। इसको मैं इस प्रकार से बताना चाहूंगा आपको, संघीय व्यवस्था में केंद्र तथा इकाइयों के क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का निर्णय करना। डिसीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फेडरेशन। फेडरेशन सिस्टम जहां है वहां पर आपको चित्र बता, 2 प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार या संघीय सरकार जिसको हम बोल सकते हैं, दूसरी प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार, इकाइयों की सरकार। शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे भारत के संदर्भ में चर्चा करें, संघीय सूची पर
प्रशासन करना संघीय सरकार का दायित्व है, राज्य सूची के विषयों पर प्रशासन करना राज्य सूची का दायित्व है। लेकिन फिर भी कई बार इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, विवाद आ जाते हैं किसी प्रश्न पर। तो संघीय व्यवस्था वाले देशों में केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन तो संविधान द्वारा किया जाता है। ऐसे देशों में इस बात की संभावना बनी रहती है। लेकिन ऐसे देश जो होते हैं फेडरेशन वाले देश, उनमें इस बात की संभावना बनी रहती है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार के विवादों के निर्णय करने का कार्य उस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। सॉरी। भारत तथा अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार के विवादों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। अगला कार्य जो है वो है विधायन संबंधी कार्य। देखो, विधायन संबंधी जो कार्य है, विधायन संबंधी आप समझिए ना, क्या कौन सा कानून बनाने संबंधी कार्य। ये आपको अच्छी तरह पता है कि कानून बनाने संबंधी जो कार्य होगा वो क्या होगा। देखो, वैसे तो कानून बनाना व्यवस्थापिका का काम है, आपको अच्छी तरह पता है कानून बनाना किसका काम है, व्यवस्थापिका का काम है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विधि निर्माण व्यवस्था का कार्य अच्छी तरह पता है, लेकिन विभिन्न मुकदमों के निर्णय के सिलसिले में न्यायपालिका कानूनों की जो व्याख्या करती है, उन व्याख्याओं को से ही कतिपय कानून का निर्माण हो जाता है। कई बार किसी निर्णय में न्यायपालिका कानूनों की बहुत विस्तार से व्याख्या कर देती है, जो व्याख्या कर दी न्यायपालिका ने, वो आने वाले समय में उस विषय से संबंधित अगर कोई केस आएंगे, मामले आएंगे, तो न्यायपालिका द्वारा पहले की व्याख्या ही कानून होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका के जो कानून बनाने का कार्य है, उसमें न्यायपालिका भी कभी कभी अपनी व्याख्या द्वारा विधायन संबंधी कार्य करते रहती है ना। तो ये जो है विधायन संबंधी कार्य, ये विधायन संबंधी कार्य हो गया। ठीक है। अगले जो कुछ और कार्य हैं व्यवस्थापिका न्यायपालिका के, वो हम आगे देखेंगे कि और कुछ कार्य हैं क्या। देखो, ये और कार्य हैं न्यायपालिका के। सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना। देखो, सरकार जो विभिन्न कार्य करती है, सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करने के लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण पक्ष है। यह आशा की जाती है कि न्यायालयों को लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में पूर्ण तौर से सजग रहना चाहिए। ये आशा की जाती है न्यायालयों को। जैसा भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश बीपी गजेंद्र गडकर ने कहा है कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों के प्रकाशन में कानून के अर्थ की व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है। हो सकता है कि मतलब सरकार के कार्यों को जो भी है उनको औचित्य, वो सही है या गलत है, ये औचित्य प्रदान करने का कार्य न्यायपालिका का है। मतलब सरकार के किसी नवोन्मेषी निर्णय को, नया निर्णय है, नया, उसको लोग असंवैधानिक मान ले और उसे विधि न्यायालय में चुनौती दे, तब ये न्यायाधीश का काम है, न्यायालय का काम है कि वह गत्यात्मक दृष्टिकोण से उस स्थिति का परीक्षण करे और उसे औचित्य का स्वरूप प्रदान करने के लिए अपना निर्णय दे। ठीक है। और इसी प्रकार अगला कुछ और कार्य है न्यायपालिका के, प्रशासनिक कार्य। देखो, न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, खुद न्यायालय, कोई सा भी न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने अधीन जो कर्मचारी उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय अपना उच्चतम न्यायालय करेगा। तो न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं, जो है ना, और उन्हें छोटे छोटे नियमों को लागू करने का अधिकार है। प्रशासनिक कार्य, ये का प्रशासनिक कार्य है न्यायपालिका की। न्यायपालिका अपने कर्मचारी की नियुक्ति करता है, जो न्यायालय की कार्रवाई है उनकी प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं, छोटे छोटे नियमों को लागू करता है। और उसी प्रकार विविध कार्य और विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो न्यायपालिका कार्य हैं। जैसे न्यायालय अल्पवयस्क नाबालिगों की जायदाद के लिए ट्रस्ट या संरक्षक नियुक्त करता है। अगर कोई नाबालिग है और उसकी जायदाद है, उसका कोई गार्जियन नहीं है, तो उनके लिए ट्रस्ट नियुक्त करेगा न्यायालय। नागरिक विवादों की मंजूरी देता है, निर्वाचन संबंधी झगड़ों की अपील सुनता है न्यायालय, है ना। वसीयतनामों तथा इच्छा पत्रों की, वसीयतनामे जो इच्छा पत्रों की होती है उनकी रजिस्ट्री भी न्यायपालिका द्वारा होती है। इन्हें न्यायालयों के अन्यायिक कार्य करने का भी अधिकार है। इस प्रकार न्यायपालिका के विभिन्न कार्य हैं। इन्हीं कार्यों के संदर्भ में अगले जो कार्य है इसका जो हम पढ़ना चाहेंगे वो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का जो कार्य है, इसको बोलेंगे पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ, क्या है, इसका क्या इफेक्ट होता है, आपको सबसे यहाँ समझना है अभी कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो कार्य है वो न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू से आपको ये समझना है पहले। न्यायिक पुनरावलोकन का आशय न्यायालयों की उस शक्ति से है जिससे वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों और कानूनों की संवैधानिक दृष्टि से पुनः परीक्षा कर सकते हैं, और यदि उनके कार्य देश में परिवर्तित संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल हो तो उन्हें सुनने या अमान्य घोषित कर सकते हैं। समझ गए आप। मतलब न्यायालयों को कुछ ऐसी शक्ति है, भारत में न्यायालयों को ऐसी शक्ति है जिससे वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों को और कानूनों की, व्यवस्थापिका जो काम कर रही है, कार्यपालिका जो काम कर रही है, कानून बना रहे हैं ये लोग दोनों, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कानूनों और कार्यों की संवैधानिक दृष्टि से पुनः परीक्षा कर सकती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून सही है या नहीं है, कार्यपालिका द्वारा किया गया कोई कार्य सही है या नहीं है। ये जो समीक्षा करने का अधिकार है, और यदि उनके कार्य देश में परिवर्तित संविधान के
और जो व्यवस्थापक और कार्यपालिका ने कार्य किया वो उस देश में प्रवर्तित संविधान के या किसी प्रावधान के प्रतिकूल हो, संविधान के प्रतिकूल हो या कोई पहले से प्रोविजन बना उसके प्रतिकूल हो, तो उन्हें सुनने या अमान्य घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका को है। अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा किए गए कार्यों को और कानूनों को दोनों को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं और कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता या असंवैधानिकता का निर्णय करते हैं। यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों को मिली हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो बारे में की उत्पत्ति क्या हुई इसके बारे में डिटेल से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इन विभिन्न एस्पेक्ट्स के द्वारा, इन विभिन्न निष्कर्षों के द्वारा, इन विभिन्न शीर्षकों के द्वारा आपको बताया गया है कि न्यायपालिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। अब न्यायपालिका से संबंधित जो कुछ और एस्पेक्ट्स है जो वो हम आगे की क्लास में खत्म करेंगे। तो इस प्रकार आप न्यायपालिका के कार्य जान चुके, न्यायपालिका का अर्थ जान चुके, उसका महत्व जान चुके और न्यायपालिका के कार्य जान चुके। आज की क्लास बस इतनी।